मैंने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, श्श्श, कुछ मत कहो, सिर्फ सुनो। ये बारिश की गिरती हुई बूंदें, ये गरजते हुए बादल, हमारी धड़कनें। हे ब्यूटीफुल हार्ट, कैसे हो आप सब? तो क्या आप रेडी हो नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए? तो जल्दी से अपना हेडफोन लगाइए और कहानी में खोने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि रश्मि और प्रेरणा एक ही टेंट में होते हैं। प्रेरणा जब टेंट के अंदर आती है तो वो रश्मि से अपना बैग मांगती है और अपने बैग से मेडिसिन्स निकाल कर खाने लगती है। अब आगे। तब रश्मि ने प्रेरणा से पूछा, प्रेरणा, ये एंटी डिप्रेशेंट है? मेरी आवाज में छुपी परेशानी को वो समझ गई। तब उसने कहा, आई नो, तभी तो रूटीन है। तब मैंने सीरियस होके पूछा, पर तुम्हें इनकी क्या जरूरत? आई अंडरस्टैंड डिप्रेशन, पर क्यों? हमारे बीच एक खामोशी ठहर गई। फिर थोड़ी चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा, अगर तुम बताना चाहो तो यू कैन शेयर। मैं अगर समझ भी नहीं पाई तो सुन जरूर लूंगी। प्रेरणा थोड़ा सोच में पड़ गई। सोच रही होगी बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर अचानक बोली, रश्मि, 2 साल पहले मेरा मिसकैरेज हुआ था। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, ओह सो सॉरी प्रेरणा, तुम रहने दो, हम कभी और बात करेंगे इस बारे में। कहकर मैं मुड़ने को हुई तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, नहीं, मैं बताना चाहती हूँ। लाइफ में पहली बार कोई सुनने वाला मिला है। सोच रही हूँ बता ही देती हूँ। मैंने भी उसका हाथ थामे अपने सर को हाँ में हिलाया तो उसने बोलना जारी रखा। शायद मिसकैरेज उतना बड़ा रीजन नहीं था मेरे डिप्रेशन का, जितना कि हमारे रिश्ते की खामोशी थी। जिस वक्त एक पत्नी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने पति की, उसके सहारे की, वो उस वक्त मेरे पास तो थे पर साथ नहीं थे। सिर्फ उनका शरीर था, मन पता नहीं कहाँ था। हॉस्पिटल के बेड पर छोड़कर घंटों बाहर रहते, पता नहीं दुख को छुपा रहे थे या जिम्मेदारी से दूर भाग रहे थे। इतना कहकर उसने लंबी सांस ली और फिर से बोलना शुरू किया, पता है रश्मि, हमने कभी नहीं जाना ये प्यार कैसे होता है, किससे होता है। घर वालों का इतना डर था कि दूर दूर तक ये ख्याल भी नहीं आते थे। DDLJ के राहुल ने जब कहा कि प्यार दोस्ती है तो लगा था कि हाँ, प्यार दोस्ती जैसा ही कुछ होगा कि जिससे भर पेट बातें कर सके, बिना रुके, बिना सोचे, कुछ भी। फिर BSc के 2nd ईयर में इनका रिश्ता आया हमारे लिए, अरेंज मैरिज सेटअप में। 1-2 बार मिलने के बाद रिश्ता पक्का हो गया और शादी भी। 5-6 दिन साथ रहे अजनबियों की तरह। 5-6 दिन में कौन कितना ही समझ पाएगा एक दूसरे को। 2 साल बाद ये हमें अपने साथ ले गए। वहाँ भी औपचारिक बातों से ज़्यादा कभी हमारा रिश्ता बढ़ नहीं पाया। सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाते, शाम को 6-7 बजे तक वापस आते, तो कभी लैपटॉप में उलझे रहते तो कभी फाइल्स में। घंटों किचन में मेहनत के बाद इनका मनपसंद खाना बनाती तो बस इतना कहते, अच्छा है। माँ को बताती तो वो कहती, अरे बिटिया, अभी शादी को वक्त ही क्या हुआ है, मेहमान जरा शर्मीले हैं, धीरे धीरे खुलने लगेंगे तुमसे। सोचा था माँ पापा की तरह ही हमारा भी रिश्ता होगा, थोड़े से लड़ाई झगड़े के बीच बहुत सारा प्यार और सम्मान। पर हमारे रिश्ते ने वो सीमा कभी पार ही नहीं कर पाई। वक्त बीत रहा था और हमारे बीच की खामोशी अब दूरियों को बढ़ा रही थी। पूरा दिन मैं अकेले रहती, ना बात करने को कोई होता, ना जानने को। उसकी बात सुन मैं मन ही मन सोचने लगी, हाउ कैन ही बी सो इनसेंसिटिव? शादी ही क्यों की थी फिर? तभी तो ये इतनी कम उम्र में इतने सक्सेसफुल थे। हम सोचते थे कि क्या बैलेंस है सर की लाइफ में। उनके जैसे बनने को इंस्पायर करते थे, पर लाइफ में तो वो बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे थे। ये सब सोचते हुए मैंने प्रेरणा से कहा, फिर? तो उसने आगे कहा, फिर माँ ने कहा,
एक बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और मेहमान भी समझने लगेंगे तुम्हें। ऐसा लग रहा था हमारा बच्चा मेरे टाइम पास का जरिया होगा। खैर, बच्चे के लिए भी मेरी कोशिश एक तरफा ही थी। खुद को इस तरह किसी पर बोझ बनना कैसा होता है, उस दिन मैंने जाना। खुद से नफरत होने लगी थी। लगता था मैं क्यों हूं इस दुनिया में? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि वो मुझसे हंसकर बात कर ले, कभी पूछ ले कि प्रेरणा कैसी हो? चलो, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ तुम बताना। प्रेरणा आज अच्छी लग रही हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा। मैं प्रेग्नेंट हुई तो खुश होकर सबको बता दिया, लेकिन इनका जवाब था, नो प्रेरणा, वी कांट अफोर्ड अ किड राइट नाउ। मैं अभी इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ कि एक बच्चे की जिम्मेदारी ले पाऊँ। अवॉर्ड दिस बेबी। ये शब्द आज भी याद है मुझे, पर सबको पता चल गया था तो बात अबॉर्शन तक नहीं पहुंच पाई। वो वक्त जैसे सबसे अच्छा वक्त था मेरी लाइफ का। मैं एक माँ बनने वाली थी। मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी। पता है, 12वीं में पढ़ा था कि पहले महीने बच्चे का दिल बन जाता है, फिर नन्हे से हाथ पैर भी। वो सब मैं अपने अंदर महसूस कर पा रही थी। मैं अपने अंश को अपने अंदर महसूस कर पा रही थी। पर शायद किस्मत को इनकी बात ज्यादा मंजूर थी। 7वें महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया। बेहोशी में इन्हें बात करते सुना। प्रेरणा अभी भी सो रही है। अभी तक बच्चे को दिखाया नहीं है। बच्चे को बहाऊं या दफना दूं? ये शब्द जैसे किसी तीर की तरह मेरे कानों में लग रहे थे। जिसके आने की तैयारी में पूरा घर झूम रहा था, आज उसी को मुझसे दूर करने की बात हो रही थी। नींद खुली तो वो मंजर देखकर आंखें पथरा गई। हॉस्पिटल के बेड पर 4 दिनों तक रही। एक रात मैं आंखें बंद किए लेटी थी। किसी के आने की हलचल महसूस हुई, पर आंख नहीं खोली। मैं समझ गई थी कि ये वो थे। वो मेरे बगल की स्टूल पर बैठ गए और कहा, प्रेरणा, आई एम सॉरी। मैं कभी वो नहीं बन पाया जो तुमने मुझसे चाहा, और शायद बन भी नहीं पाऊंगा। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो अलग थी हमसे। कास्ट क्या, पूरा रिलीजन ही अलग था। मुस्लिम थी वो, इसलिए तो जबरन मेरी शादी तुमसे करा दी। मैं आज ये सब तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन शायद मुझे बहुत पहले तुम्हें ये बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी प्रेरणा। ये सब सुन प्रेरणा ने धीरे से आंख खोली और कहा, प्यार तो कभी चाहा ही नहीं आपसे। एक दोस्त की उम्मीद थी, आप वो भी नहीं बन सके। मुझे आज़ाद कर दीजिए खुद से। मैं और यहाँ नहीं रह सकती अब। तब सामने से जवाब आया, नहीं प्रेरणा, वो मुझे एक और चांस दो। शायद मैं एक पति नहीं पर तुम्हारा दोस्त बन सकूं। प्लीज प्रेरणा। खैर, उसके बाद मैं 6 महीने के लिए घर आ गई। माँ पापा रिश्तेदारों के फोर्स करने पर इस टूटे रिश्ते को एक और मौका देना चाहा। अब तक इनका ट्रांसफ़र यहाँ बेंगलोर में हो चुका था। यहाँ आए तो नया शहर था, नई जिंदगी थी, पर बीते जिंदगी की यादें इतनी आसानी से कहाँ ही छूट पाती हैं। रात रात भर नींद नहीं आती, किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं और मेरा मरियल शरीर बेड पर पड़े रहते। फिर साइकेट्रिस्ट और काउंसलर ने इस मरे शरीर में थोड़ी जान डालनी चाही। पर जब से तुम हो तो खुद से कोशिश करने का मन करता है। मन करता है इस लाइफ को एक और चांस देना चाहिए। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे नहीं रोका। मैंने बस उसे गले लगा लिया और कहा, प्रेरणा, रोना चाहती हो? रो लो, मन हल्का हो जाएगा और आंखें भी साफ हो जाएंगी। मेरे ये कहते ही वो एक मुस्कुराहट के साथ पीछे हटी और कहा, ये कौन कहता है किसी के रोने पर कि और रो लो आंखें साफ हो जाएंगी? मैंने उसे फिर से अपनी ओर खींचा और उसे गले से लगाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आंसुओं को बह जाने देना चाहिए। जो भी इन आंखों की टूटी ख्वाहिश होगी वो भी ऐसे ही बह जाती होगी। मन हल्का सा लगता है। फिर ऐसे वक्त में किसी को सांत्वना से ज़्यादा साथ की ज़रूरत होती है। और वैसे भी
मैं तुम्हारे इन एक्सपीरियंसेस को सिर्फ सुन सकती हूँ। तुमने उस वक्त क्या फील किया होगा मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम ये सब सह कर भी इतनी होपफुल हो। पर आज से तुम्हें कभी अकेलापन फील नहीं होगा। तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो, कुछ भी, कभी भी। रात के 2 बजे भी कॉल करोगी ना, मैं तुम्हें सुनूंगी। ऑफिस में मीटिंग के वक्त भी कॉल करोगी तो पिक करके कहूँगी, प्रेरणा मेरी जान, मीटिंग चल रही है, 5 मिनट बाद कॉल करूँ? मेरी बात सुन उसने हैरानी से पूछा, जान? तब मैंने उसे कहा, अरे वो तो फ्लो में हो गया, तुम फीलिंग को समझो, शब्दों को नहीं। अच्छा अब सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है ना। उसके बाद हम दोनों लेट गए। वो भी किसी छोटे बच्चे की तरह मुझसे लिपट के सपनों की दुनिया में खो गई, लेकिन मेरी नींद मानो कोसों दूर जा चुकी थी। सारी रात उसे अपने बाहों के घेरे में लिए ना जाने क्या क्या मैं सोचती रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी तरफ मैं बस खिंची जा रही थी। अब शायद मैं अपनी फीलिंग से लड़ नहीं सकती थी, या लड़ना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं क्या, पर शायद मुझे उससे प्यार हो गया था। सारी रात यूं ही ख्यालों में गुजर गई। प्रेरणा मेरी बाहों में थी, किसी मासूम सी बच्चे की तरह सोई हुई। मैं उसे बस देखते रहना चाहती थी कि ये रात कभी खत्म ही ना हो। देखते ही देखते मैं ना जाने कब उसके बेहद करीब आ गई। मेरे होंठ उसके माथे पर ही ठहर गए। इससे आगे बढ़ने की ना मुझ में हिम्मत थी और ना ही मुझे हक था। रात यूं ही बीतती जा रही थी। प्रेजेंट डे। आधी पैकिंग हो चुकी थी। टेबल पर रखे फोन में रिंग हुई तो मैं ख्यालों से वापस आई। कॉल देखा तो मधु का था। मैंने शांत सी आवाज में हेलो कहा तो सामने से जवाब आया, हेलो रश्मि, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ठीक हूँ, मैंने खुद से ही पूछा और खुद ही जवाब दिया। कैसे हो, सब ठीक है? जैसे सवालों के सबसे अच्छे जवाब शायद यही होता है, ठीक है। इंसान एक ऐसे ट्रांस में होता है कि अब खुद की सिचुएशन बताने की भी इच्छा नहीं होती। खैर, मधु ने पूछा, बेंगलोर छोड़कर जा रही हो? शायद। हाँ। क्या शायद रश्मि? ऐसे नहीं होता है। ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं था, तुम्हारा सपना था, और ना जाने कितने ही सपने जो तुमने इस शहर में देखे थे। ऐसे कैसे तुम इन सबको छोड़कर जा सकती हो? दिस इज नॉट फेयर रश्मि। उसने मुझे समझाने के अंदाज में कहा तो मैंने जवाब दिया, नहीं मधु, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? रश्मि एक बार तो शेयर करो। मधु, मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ, सपने जरूरी होते हैं इंसान के लिए, लेकिन जब वही सपने डराने लग जाए तो उससे दूर चले जाना ही बेहतर है। और जो भी सपने मैंने देखे थे सब उससे जुड़े हुए थे। ये शहर मुझे उससे जोड़ता है। यहाँ की हर बात मुझे उसकी याद दिलाती है। जब ऑफिस में होती हूँ तो उसका ख्याल होता है, ऑफिस से जब घर वापस आती हूँ तो उसका ख्याल होता है। ये घर अब मुझे काटने को दौड़ता है। इस घर में मेरा अब कुछ नहीं बचा है। इस घर की हर चीज उसकी याद दिलाती है। मेरे 2 BHK फ्लैट को घर उसने बनाया था, अब वो ही नहीं है तो ये घर अब वीराना लगता है। मुझे नहीं रहना अब यहाँ। रश्मि, ये किताबी डायलॉग्स मुझे मत चिपकाओ। समझ सकती हूँ क्या फील कर रही हो, पर ऐसे सब कुछ छोड़ के भाग कर जाना भी ठीक नहीं है ना। और मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था, पर तुम्हें तो आशिकी करनी थी, वो भी मैरिड औरत से। औरत नहीं है वो मधु, लड़की ही है पर मैरिड है, पर औरत नहीं है। देखो तो कितना बुरा लग रहा है मजनू को। सुनो, पागल मत बनो, उसके पीछे अपनी लाइफ मत खराब करो। लिसन मधु, आई एम गेटिंग यू। तभी तो अपनी लाइफ नहीं खराब करनी है, इसलिए जा रही हूँ यहाँ से अब, और मैं यहाँ नहीं रुक सकती। और अगर तुम मेरा भला चाहती हो तो मुझे प्लीज जाने दो, और अगर टाइम मिले तो प्लीज पैकिंग में थोड़ी हेल्प भी करवा दो। यार रश्मि, मत जाओ ना प्लीज, तुम्हारे बिना क्या होगा मेरा यहाँ।
मैडम, तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे पतिदेव हैं यहाँ और इतना ही बुरा लग रहा है तो चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं मैरिड भी हूँ और औरत भी, और मेरा बच्चा भी है, ठीक है, मुझे नहीं आना तेरे साथ। खैर, अब तूने जाने का फैसला कर ही लिया है तो आ जाऊंगी पैकिंग कराने। दैट्स लाइक माई मधु, जल्दी आ जाना, ओके, आई एम वेटिंग। कॉल कट हुई तो थोड़ी चैन की सांस ली। दूसरों को समझाना जितना मुश्किल है उससे कई ज़्यादा मुश्किल है खुद को समझाना, और ये समझाना कि जिसे हम अपना मान चुके थे वो तो कभी हमारा था ही नहीं। खैर, प्रेरणा के साथ बीते वक्त में मुझे कुछ बेहद प्यारी यादों के साथ में मेरे अंदर के राइटर से भी मिलवा दिया था। कितनी अच्छी डायलॉग है ना मेरे पास। कभी कभी सोचती हूँ कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर किसी की ज़िंदगी एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर इंसान की अपनी एक कहानी है। कहीं कोई किसी कहानी का हीरो होता है या कहीं कोई विलन। जितना इस बारे में सोचो ये बात उतनी ही गहरी लगती है। ऐसे ही मेरी और प्रेरणा की कहानी अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। भले ही हम एक दूसरे की कहानी में थोड़े से वक्त के लिए थे, पर उस वक्त की यादें हमारे साथ जिंदगी भर रहेंगी। ऐसी ही एक याद है उन दिनों की, जब प्लांटेशन ड्राइव से हम वापस आए तो हम दोस्त से कुछ ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन हमें ही इस बात की खबर नहीं थी। दिन बीत रहे थे और हमारी नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी। इस बीच प्रेरणा ने एनजीओ का स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। हमारा मिलना भले ही कम हो गया था, लेकिन नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी। जब भी वो मुझसे मिलती तो सारी बातें बताती। आज स्कूल में ये हुआ, बच्चों ने ये शरारत करी, आज बच्चे ने उसे चॉकलेट दी, कार्ड दिया। बीते दिनों की सारी बातें वो मुझसे दिल खोल कर कहती, और मैं हाथों पर सर टिकाए बस उसे ही देखती रहती। ऐसा ही एक दिन था वो, जिसे शायद मैं कभी नहीं भूल सकती। ऑफिस में हाफ डे था तो प्रेरणा को लेने स्कूल चली गई। गेट से बाहर निकलते ही उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। दौड़कर मेरे पास आई और कहा, आज यहाँ कैसे? तब मैंने जवाब दिया, ऑफिस का हाफ डे था तो सोचा तुम्हें पिक कर लूं, एंड मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी, चलोगी तुम? तब उसने कहा, ओ अच्छा, फिर तो इनका भी ब्रेक होगा। तब मैंने जवाब दिया, नहीं, सर का नहीं है, उनकी मीटिंग थी तो वो वहां गए हैं। अब बताओ, शॉपिंग चलोगी? तब उसने कहा, ओके ठीक है, मैं इनको बता देती हूँ। उसने मोबाइल पर टेक्स्ट टाइप किया और स्कूटी पर बैठ गई। शॉपिंग के बाद हम घर जा रहे थे तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। जैसे तैसे भीगते हुए हम घर पहुंचे तो देखा घर में लाइट ही नहीं थी। शिट, ये लाइट को भी अभी ही जाना था। मैंने फ्लैश लाइट को ऑन करते हुए कहा। प्रेरणा ने भी थोड़ा परेशान होते हुए कहा, इतनी बारिश हो रही है, अब घर कैसे जाएंगे? ये भी घर पर नहीं है। तब मैंने कहा, तो प्रेरणा, तुम्हारा घर बारिश में बह थोड़ी ही जाएगा। रही बात घर जाने की तो आज यहीं रुक जाओ, हम गर्ल्स नाइट स्टे करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने शॉपिंग बैग्स टेबल पर रखते हुए कहा तो उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स रश्मि, नहीं बहेगा घर, पर तुम्हारा आइडिया भी अच्छा ही है। इतना कह के वो अंदर जाने को हुई तो अंधेरे में किसी चीज़ से टकरा गई और वहीं गिर गई। उसे नीचे गिरा देख तो मेरी हंसी ही छूट गई। तब उसने कहा, बैड मैनर्स रश्मि, ऐसे कोई गिर जाए तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। तब मैंने हंसते हुए जवाब दिया, टीचर जी, पर अगर दोस्त गिरा हो तो हंसते पहले हैं और हेल्प बाद में करते हैं। इतना कहते हुए मैंने उसे अपना हाथ दिया, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं थामा और कहा, ही वेरी फनी, नहीं चाहिए अब आपकी हेल्प, बाय। कहकर वो किचन में कैंडल्स लेने चली गई और मैं अपने कमरे में। जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुई तो मेरा पैर भी बेड से टकराया और धम से आवाज आई। मैं भी गिर चुकी थी। यू नो, इंस्टेंट कर्मा। प्रेरणा ने आवाज सुनी तो हाथ में कैंडल लिए कमरे की तरफ आई और बोली, क्या हुआ रश्मि? मुझे गिरा हुआ देखा तो वो मुझे देखकर हंस रही थी। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा जी, अभी कौन कह रहा था कि गिरे हुए पर हंसना नहीं चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए? तब रश्मि ने जवाब दिया,
हाँ तो मुझे भी किसी समझदार इंसान ने बताया कि गिरा हुआ इंसान दोस्त हो तो पहले हंस लेना चाहिए और उसके बाद हेल्प करनी चाहिए। इतना कहकर उसने कैंडल साइड टेबल पर रखी और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने भी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो मुझ पर आ गिरी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ चुके थे। तब उसने कहा, रश्मि ये क्या था? वो इतना ही बोल पाई थी कि मैंने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, श्श्श, कुछ मत कहो, सिर्फ सुनो। ये बारिश की गिरती हुई बूंदें, ये गरजते हुए बादल, हमारी धड़कनें जो बढ़ती जा रही हैं। तो अब क्या होगा? ये बारिश अक्सर करके बहका देती है दो लोगों को। वैसे क्या प्रेरणा और रश्मि अपने दायरों को भूल जाएंगे? आखिर ये कहानी किस मोड़ पे जाएगी? जानने के लिए सुनते ही रहिए द सीक्रेट ऑफ मैरिड वुमेन। अच्छा, जाने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप अपनी स्टोरी हमें शेयर करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप स्टोरी के गाइडलाइंस को रीड करके अपनी स्टोरी हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है? ओह हाँ, आज मैं ना स्टोरी के स्टार्टिंग में राइटर को क्रेडिट देना भूल गई, तो अभी दे देते हैं। तो ये प्यारी सी स्टोरी लिखी है कृष्णा ने एंड इसके आगे के पार्ट्स और भी अमेजिंग है, तो सुनते ही रहिए द सीक्रेट ऑफ मैरिड वुमेन। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।